नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की जिसने भारत में एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण से जुड़े कानून का चेहरा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये केस है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? वो हुई एक बहुत ही गंभीर शिकायत से। जो लोग कोर्ट गए थे उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो लेदर टैनरीज हैं यानी चमड़े के कारखाने, उनसे निकलने वाला गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के पालर नदी में बहाया जा रहा है। और ये नदी उस पूरे इलाके के लिए पानी का इकलौता जरिया थी। और जो प्रदूषण का स्केल था वो तो होश उड़ा देने वाला था। जरा सोचिए, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि करीब 35,000 हेक्टेयर खेती की जमीन टैनरी के जहरीले कचरे की वजह से खेती के लायक ही नहीं बची थी। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल संकट था। और इसका असर सीधा सीधा आम लोगों पर पड़ रहा था। एक एनजीओ के सर्वे से पता चला कि पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले 467 कुओं में से 350 कुएं पूरी तरह से दूषित हो चुके थे। मतलब पीने के पानी का भयानक संकट खड़ा हो गया था। और ये कोई मामूली प्रदूषण नहीं था, ये जहर था। लेदर की सफाई के प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड से लेकर क्रोमियम सल्फेट तक लगभग 170 अलग अलग तरह के खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे। और ये सब बिना किसी रोक टोक के सीधे हमारे पर्यावरण में छोड़े जा रहे थे। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन कुछ हिस्सों में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये जहर की नदी कैसे बनी, फिर कोर्ट ने क्या आदेश दिए, अर्थशास्त्र और पर्यावरण के बीच की लड़ाई में क्या हुआ, और सबसे जरूरी, पॉल्यूटर पेज जैसा बड़ा सिद्धांत कैसे बना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तबाही की जो इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से हो रही थी। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी का सवाल था। इस प्रदूषण का जो इंसानी पहलू था ना, वो दिल दहला देने वाला था। सोचिए, 59 गांव सीधे सीधे प्रभावित थे। वहां की महिलाओं और बच्चों को पीने के साफ पानी के लिए हर रोज मीलों पैदल चलना पड़ता था। खेतीबाड़ी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और जमीन बंजर होती जा रही थी। ये एक मुकम्मल तबाही थी। तो इस पूरे संकट पर कोर्ट ने क्या किया? क्या कोई एक दिन में फैसला आ गया? नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस था जिसमें कोर्ट ने कई सालों तक एक एक करके कदम उठाए। ये पूरी कार्रवाई ना धीरे धीरे आगे बढ़ी। देखिए, 1985 में सरकार ने पहली डेडलाइन दी थी, लेकिन जब सालों तक कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा। मई 1995 में 57 टैनरीज को तुरंत बंद करने का आदेश हुआ। फिर सितंबर में 162 और आखिरकार अप्रैल 1996 में एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद 5 जिलों की सभी बची हुई नॉन कंप्लायंट टैनरीज पर ताला लगाने का फाइनल ऑर्डर आ गया। तो कोर्ट के निर्देश एकदम साफ थे, क्रिस्टल क्लियर। या तो अपनी फैक्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ या फिर फैक्ट्री बंद करने के लिए तैयार रहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने सालों तक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। साथ ही तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाए। अब आता है इस केस का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी दुविधा। एक तरफ थी देश की इकोनॉमी और लोगों का रोजगार, और दूसरी तरफ था लोगों का जीने का हक, साफ पर्यावरण का मौलिक अधिकार। ये टकराव ही इस केस की जड़ था। देखिए, एक तरफ लेदर इंडस्ट्री थी जो भारत के लिए बहुत जरूरी थी। देश का 80% लेदर एक्सपोर्ट यहीं से होता था, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन दूसरी तरफ थे वहां के रहने वाले लोग जिनकी जमीन, पानी, सेहत सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। तो कोर्ट ने क्या चुना? कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। इस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, आपकी इंडस्ट्री देश के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर्यावरण को तबाह करने का लाइसेंस मिल गया है। लोगों की जिंदगी और सेहत सबसे ऊपर है। तो चलिए अब इस फैसले के कानूनी दिल में उतरते हैं, मतलब कि वो प्रिंसिपल्स जो इस केस ने हमेशा के लिए भारत के कानून में जोड़ दिए। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है ना, कि अगर पर्यावरण को नुकसान होता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, समाज की, या फिर उसकी जिसने प्रदूषण फैलाया है? तो कोर्ट ने सबसे पहले बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में कहें तो ऐसा विकास करो जो आज की ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका ना डाले, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। और फिर आया वो सिद्धांत जिसने सब कुछ बदल दिया, द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल।
यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वही भुगतान करेगा। इसका मतलब सिर्फ पीड़ितों को मुआवजा देना नहीं है। इसका मतलब है कि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसे वापस ठीक करने में, उसकी पुरानी हालत में लाने में जितना भी खर्च आएगा वो सब प्रदूषण फैलाने वाले को ही देना होगा। और जानते हैं इस फैसले का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल ये दोनों भारत के एनवायरमेंटल लॉ का एक अटूट हिस्सा हैं। ये कोई बाहरी विचार नहीं, बल्कि अब हमारे अपने कानून हैं। तो आखिर में आइए समझते हैं कि इस केस की विरासत क्या है, इसका हमारे आज पर और आने वाले कल पर क्या असर है। इस फैसले की जो छाप है ना, वो बहुत गहरी है। इसने न सिर्फ दो बड़े सिद्धांतों को हमारे कानून का हिस्सा बनाया, बल्कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी संस्थाओं को और ताकत दी। खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये केस एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारी अदालतें लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को एक नई दिशा दे सकती हैं। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि तरक्की और विकास की असली कीमत क्या होनी चाहिए, और हम ये कैसे तय करें कि ये कीमत हमारा पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियां ना चुकाएं।